शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर जयराम जी, प्लीज प्लीज, चेयर हैज गिवन टाइम। क्या कह रहे हैं आप रमेश जी, क्या कह रहे हैं? आते मैं मान्यवर जयराम जी, प्लीज प्लीज, मान्यवर आप बोलो। जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। यस, आप ही को दे रहे हैं, आप सुनते नहीं सर। आप ही को कह रहा हूं मैं। सॉरी, अब शुरू की। देखिए साहब, वो बात कर रहे हैं और हमने रिजू जी साहब का तो बहुत शांति के साथ सुना, और रात में भी कल आपका भाषण वहां पर भी टीवी में पूरा सुना। कम से कम वो जो उन्होंने तैयारी करके लाए हैं, तो उन्होंने भी पढ़ के आए, वो तो कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके वो आए हैं। उनका फ्लो बीच में चले जाता, विचार चले जाता। तो इसलिए मैं आपसे कृपा करके विनती करता हूं, उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहो। जो कुछ कहना है वो अपनी बात उत्तर में कहे, मैं यही चाहता हूं। ये यूसीसी बार बार बोलते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। अगर इतना ही है, मैं आज भी यहाँ कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूँ, एक मुसलमान एमपी उस कम्युनिटी के होने के नाते से मैं कह रहा हूँ, इस देश में जितने समुदाय हैं, जितने धर्म हैं, उन तमाम रिलीजियस सेंटर्स, रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर्स, धर्मस्थल जितने हैं, उसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके का लॉ होना चाहिए। सबको एक तरीके का लॉ रहने, हिंदूज को, मुसलमान को, सिख्स को, क्रिश्चियन को, पारसीज को, जोरस्ट्रियंस को, सबको एक तरीके का लॉ बनाइए। आप क्यों घबरा रहे हैं? उससे बनाइए लॉ, उसके लिए पर्सनल लॉ छोड़ के बाकी के सब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीका लॉ होना चाहिए। आप मैं आगे बताऊंगा और पार्लियामेंट के पटल पे मैं देखूंगा किस तरह से अलग अलग समुदाय में ये भेदभाव कर रहे हैं, किस तरह से ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये अनफेयर लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ का लेजिस्लेशन है। आप बार बार कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने प्रूफ दूंगा, यहां पे रखूंगा, ये बिल्कुल टारगेटेड लेजिस्लेशन है। आप इस देश में आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहां पे एक कम्युनिटी को बिल्कुल सेकेंड क्लास ग्रेड का सिटीजन हम बना के रखेंगे। आप जिस तरह के लॉस लेके आ रहे हैं, वो धर्म के आधार पे आप लॉस लेके आ रहे हैं। ये पहला नहीं है। कल कोई सीए एनआरसी की बात कर रहा था, यहाँ अमित शाह जी बैठे हैं, जब उस हाउस में हम लोगों ने सवाल किया था तो इन्होंने बोला था क्रोनोलॉजी से समझिए, ये सिर्फ सीएए नहीं है, इसके साथ एनआरसी और एनपीआर जुड़ेगा। जब इनसे सवाल पूछा गया था तो बोले नहीं, इससे लिंक्ड है। आप कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पे हम किसी की सिटीजनशिप छीन नहीं रहे, लेकिन धर्म के आधार पे आप सिटीजनशिप रोक रहे हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं ऐसा और हो रहा होगा। उसके बाद में 1991 का सेटल्ड क्वेश्चन है सर, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेटल्ड क्वेश्चन है। उसमें इनके लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, उसके खिलाफ इनके पार्टी के ऑफिस बेयरर्स पिटीशन फाइल करते हैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ में, और मंदिरों के नीचे मस्जिदें ढूंढने का काम करते हैं। आज अगर हमारे देश में हम खोदना शुरू कर देंगे, इतिहास में पीछे चले जाएं, तो किसके किसके नीचे क्या क्या मिलेगा
किसको पता है? हम इतिहास को खोदना नहीं चाहिए। बाकी के सारे देश आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो हमें इतिहास में जाके खोदने का काम शुरू किए हैं। यहां पे भी उसका प्रोविजन कर दिए। आज किरण रिजिजू जी आप यहां कह रहे थे, भाई हम लोगों ने, सर ये कौन है सर? आप बीच में टिप्पणी ना करें। कौन है सर ये? हाँ बोले इधर प्लीज। जगेश जी, सर मैं उस पर आगे आऊंगा। अभी किरण रिजिजू जी ने बताया कि वफ का मायना क्या है। सर वफ का माना दान है। इट एज सिंपल एज दैट। वफ का माना दान है। दान कोई भी किसी को भी कर सकता है। ये बार बार कह रहे थे कि 2013 में एनीबडी कैन डोनेट करके लेके आए। इनको शायद ये पता नहीं, हुजूर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में गैर मुसलमानों भी दान करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर से जहां पे गैर मुसलमानों ने दान किया है। दान के लिए कोई रोक नहीं है। और ये दान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है, हम उसको वफ के नाम से कहते हैं, लेकिन दान का कॉन्सेप्ट हर मजहब में है। हिंदूज में है, सिख्स में है, क्रिश्चियंस में, दुनिया के हर मजहब में दान का कॉन्सेप्ट है। हमारे दान के कॉन्सेप्ट से बनाए हुए इदारों को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड बना है। ये बात फैलाई जा रही है, क्यों सिर्फ मुसलमानों को वक्फ बोर्ड चाहिए, क्यों हमारा बोर्ड नहीं चाहिए, क्यों सनातन बोर्ड नहीं चाहिए। इतना सोशल मीडिया में इसको फैलाया गया, मुसलमानों को अपीस करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए। शायद इनको पता नहीं, शायद ये बोलना भी नहीं चाहते। इस देश में एंडोमेंट बोर्ड्स हैं, इस देश में मुजरा डिपार्टमेंट्स हैं, इस देश में हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट्स हैं, इस देश में SGPC है, इस देश में बहुत सारे स्टेट्स में क्रिश्चियंस के लिए काउंसिल्स और कॉर्पोरेशंस हैं। हर मजहब के लिए है। हर मजहब के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करने के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। टेंपल ट्रस्ट से, स्टेट से अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। आप ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं? और ये सिर्फ कांग्रेस का अचानक बनाया हुआ मामला नहीं वक्फ का। आपने अभी कहा कि अंग्रेजों के जमाने में वक्फ को रेगुलेट करने के लिए कई एक्ट्स आए थे, उसको आगे बढ़ाते गए, उसमें अमेंडमेंट लाते गए, उसमें सुधार लाने के लिए कई अमेंडमेंट्स लेके आए। कांग्रेस ने उसको सुधारने के लिए कई काम किया है। और 1995 में 2013 के एक्ट्स के बारे में ये बार बार जो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, एंक्रोचर्स को हटाने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोगों ने वो अमेंडमेंट्स लेके लाए थे और इनका पूरा सहयोग और सपोर्ट उसमें था। सर इसमें बार बार ये कहा जा रहा, आज भी ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, ये सबसे बड़ा एलिगेशन वक्फ बोर्ड के खिलाफ है सर, और सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है। आज भी यहां पे बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन को अपनी जमीन डिक्लेयर कर सकती है। क्या हिंदुस्तान में लॉ नहीं है? क्या रेवेन्यू रूल्स नहीं है? क्या प्रॉपर्टी रूल्स नहीं? मतलब कहीं पे भी हम टवल डाल दें और हमारी बना लें? हम ट्रेनों में चलते हैं, ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं, फ्लाइट्स में नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ ले तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? क्या फ्लाइट हमारी हो गई? क्या वक्फ में उसको लिखवा दें? वक्फ को जो पावर दिया था, अगर वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, तो वक्फ बोर्ड उसकी तहकीकात करती है, उसकी इंक्वायरी करती है, उसके लिए सेट रूल्स हैं। शायद किरण रिजिजू जी को यह बात पता नहीं कि हर स्टेट उस इंक्वायरी कैसा कराया जाए, हर स्टेट के रूल्स अलग बने हुए हैं। मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर पिछले 6 साल से हूं सर, कर्नाटका में 6, अब 7वां साल कंप्लीट कर रहा हूं। तो वहां पे ये आपको इंक्वायरी तो बोले प्लीज। पूरा इंक्वायरी होने के बाद में सर्वे कमिश्नर उसको सर्वे करता है, कलेक्टर उसको चेक करता है, फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करती है, उसके बाद में वक्फ गेजेट उसके बाद में सरकार उसको गेजेट करती है। उसके बावजूद भी अगर कोई
संतुष्ट नहीं है तो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। अगर वहां भी कोई अगर वहां भी उसके खिलाफ अगर डिसीजन जजमेंट आता है, अगर वहां पे वो कन्विंस नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकता है। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं, कितने केसेस कैसा हो रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। माननीय गृह मंत्री कुछ कर दे एक जी प्लीज। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता, शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर जयराम जी प्लीज प्लीज, चेयर हैज गिवन टाइम। क्या कह रहे हैं आप रमेश जी, क्या कह रहे हैं? मैं मान्यवर जयराम जी प्लीज प्लीज, मान्यवर आप बोलो। जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। प्लीज प्लीज, यस आप ही को दे रहे हैं, आप सुनते नहीं सर। आप ही को कह रहा हूं मैं। सॉरी, अब शुरू की। देखिए साहब, वो बात कर रहे हैं और हमने रिजू जी साहब का तो बहुत शांति के साथ सुना, और रात में भी कल आपका भाषण वहां पर भी टीवी में पूरा सुना। कम से कम वो जो उन्होंने तैयारी करके लाए हैं, उन्होंने भी पढ़ के आए, वो तो कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके वो आए हैं, उनका फ्लो बीच में चले जाता, विचार चले जाता। तो इसलिए मैं आपसे कृपा करके विनती करता हूं, उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहो। जो कुछ कहना है वो अपनी बात उत्तर में कहे, मैं यही चाहता हूं। अब उनको कंट्रोल करिए। डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन प्लीज प्लीज। सर, ट्रिब्यूनल के बारे में इन्होंने कहा, रिजू जी ने, कि 2 थे, उन्होंने 1 बढ़ा दिया। 2013 में भी 3 ही थे, 2013 में भी 3 ही थे। 2013 में भी इस्लामिक स्कॉलर डोमेन एक्सपर्ट